जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस पे। तो दोस्तों आज 22 अगस्त को जो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न थे वो आज हम लोग करेंगे। थर्ड शिफ्ट में जो पूछे गए प्रश्न हैं टोटल 25 प्रश्न है वो हम लोग करेंगे, और बाकी बात 22 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट है वो हमने करा दिए गए हैं। यदि आप लोग अभी तक इस वीडियो को नहीं देख पाए तो ज़रूरी है कि जाके आप लोग को फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का वीडियो भी देखें, और प्रीवियस में भी जब से ग्रुप डी पूछा गया 17-18 को टोटल शिफ्ट का मैंने करा दिए गए हैं, वहाँ जाके आपको देख सकते हैं। देखने इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता चल जाए मैथ का लेवल क्या होता है ग्रुप डी के लिए, बस से कि आप 25 में 25 क्वेश्चन हर हालत में कर पाए। ठीक है, तो चलते हैं सीधे आगे की सेशन की ओर बिना कुछ विलंब किए। लेकिन आप लोग सेशन से जुड़ जाइए। यदि आप लोग सेशन से जुड़ गए हैं तो सेशन को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो भी न्यू बच्चे हैं उसके पास शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके रिलेटिव है जिसने ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरे हैं और PYQ मैथ में जिसको परेशानी है वो आपको इसको शेयर कर दीजिएगा आप लोग, जिसमें से हो सके वो 25 में अधिकतम 25 लाने की 110% कोशिश कर सके। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग मैथ्स मैजिक क्लासेस पे अवश्य जुड़ें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना कुछ विलंब के। आज का पहला प्रश्न 22 अगस्त 2022 थर्ड शिफ्ट में जो पूछे गए टोटल प्रश्न लेके आए हैं। टोटल प्रश्न 25 हैं, और आप लोग ये जरूर लास्ट में बताइएगा कि 25 में आप कितना कर पाए प्रश्न। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका तैयारी का लेवल का पता चल जाएगा। ठीक है, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। एक दुकानदार ने 5 रुपये प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे। ठीक है, 5 रुपया प्रति अंडे की दर से, एक अंडे का मूल्य 5 रुपया है, इसने 12 दर्जन खरीदे। परिवहन के दौरान 12 अंडे इससे टूट गए। कोई शायद संजोग कहीं जा रहे थे, अंडे एक्सपोर्ट करने जा रहे थे, उसमें 12 अंडे टूट गए। ठीक है, उससे बेचे हुए अंडे 6 रुपये प्रति अंडे की दर से बेच दिए। ठीक है, उसने जितना भी शेष अंडा आपका बचा था उसने 6 रुपया प्रति अंडा की दर से बेच दिया, जिसने कि खरीदा था 5 रुपया। ठीक है, एक बार ध्यान से क्वेश्चन आप लोग पूरा पढ़ के ही मैथ सॉल्व कीजिएगा, ये आपसे विनती है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ हमको बताना। सबसे पहले 5 अंडे की दर से खरीदे थे, टोटल कितना मूल्य मेरा हुआ, कितना अंडे खरीदे। ठीक है, 12 दर्जन है, 12 दर्जन है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक दर्जन में 12 होते हैं। एक दर्जन में 12 पीस तो ही होते हैं। ठीक है, तो 12 दर्जन है आपका, तो 12 दर्जन है आपका, तो 12 दर्जन का कितना हो जाएगा आपका टोटल केला, सॉरी टोटल अंडे, तो 144 अंडे आपका टोटल हो जाएगा। तो 144 अंडे जो हुआ मेरे भाई, 144 अंडे जो हुआ, इसको 5 रुपया पर दर से ये खरीदा, तो टोटल कितना इसका क्रय मूल्य इसका कितना टोटल हो गया इसमें, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 720 रुपया जो आता है ये टोटल खरीदने में दिए रुपया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 720 रुपया टोटल हम अंडे का मूल्य चुका है, कितना, 12 दर्जन का। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है कि बचा 12 अंडे टूट गए, तो बचा अंडा कितना है, 12 अंडे यदि टूट गए, टोटल 144 अंडे मेरे भाई थे, इसमें आपका 12 अंडे टूट गए। ठीक है, तो टोटल कितना अंडे आपके पास बचे, 100, बचे अंडे 132 है। अब इसको बोल रहा है आपको कि 6 रुपया की दर से आपको बेचना पड़ेगा इसको, तो 132 अंडे को 6 रुपया दर से हमको बेचे, तो हम मेरा नहीं कम से कम तो 29 यानी 792 रुपया ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया, यानी सेल प्राइस हम इसको बोल सकते हैं। ये मेरा सेल प्राइस हो गया, ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हमको लाभ प्राप्त करना है, तो लाभ कितना हुआ, खरीदे 720 में, बेचे 792 में, तो हम बोल सकते हैं 72 रुपया मेरा लाभ हुआ। किस पे लाभ हुआ, जिससे हम खरीदे 720 पे, तो 100 पे प्रॉफिट निकालने के लिए 100 से हम गुना करते हैं, वो आप लोग जानते हैं। तो इसका निकल के आएगा आपका 10% इज करेक्ट आंसर, यानी कि 10% इसका लाभ हो जाएगा यदि 12 अंडा टूटने के बावजूद भी, यानी 10% इज करेक्ट आंसर। समझ गए, डायरेक्ट आप लोग 12 से गुना नहीं कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई ये दर्जन है। ठीक है, एक दर्जन में 12 पीस होते हैं, तो इसको 144 के अंडे हो गए आपका। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा नंबर प्रश्न, हरितेजा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने स्कूल गया और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल पर लौटा है, तो दोनों तरफ की यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या हो। तो हम आपको बार बार बताएं कि औसत चाल जो मेरे भाई होता है, औसत चाल जो होता है, यदि यदि डिस्टेंस यदि दूरी असमान है, यदि दूरी असमान है तो औसत चाल जो हो जाएगा मेरे भाई, कुल दूरी बेटे कुल समय। ठीक है, ये आपका औसत चाल हो गया।
ये आपका औसत चाल होगी। ठीक है, यदि दूरी समान है, यदि दूरी समान है, यदि दूरी समान है तो इसका आप लोग का औसत चाल जो हो जाता है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, औसत चाल जो हो जाता है तो ये 2xy यानी जाने का गति और आने का गति से 2 से गुना कीजिए और x प्लस वाई से आप भाग दीजिए, ये भी आपका औसत चाल होता है। बरसते इसमें और इसमें अंतर क्या होनी चाहिए आपका, बरसते अंतर इसमें और इसमें होनी चाहिए या दूरी इसमें असमान होनी चाहिए और दूरी इसमें समान होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या इसमें दूरी समान है, तो जी हाँ दूरी समान है, इसमें दूरी का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो आप इस फार्मूला के तौर पे इसको बैठा सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूला के तौर पे एवरेज चाल इसका क्या हो जाएगा, एवरेज चाल हो जाएगा। एवरेज चाल जो हो जाएगा इसका मेरे भाई, औसत चाल जो हो जाएगा इसका, औसत चाल जो होगा, औसत चाल जो होगा, औसत चाल होगा 2, यानी ये फार्मूला पे आपको बैठाना है। 2x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 20 है और दोनों को ऐड कर देंगे तो 24 होगा। तो आप यहाँ से 8 बार में 3 बार में चले जाएगा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 20/3 किलोमीटर पर आवर इसका औसत चाल होगा। ठीक है, 20/3 किलोमीटर पर आवर गति, इसका मतलब 6.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा से इसका औसत चाल होगा। औसत चाल होता वही होता है जो बीच में हो। ठीक है, तो बीच में हो यानी कि गया 4 आ रहा है 20 से, यानी इसके बीच में औसत चाल होना चाहिए, तो यही आपका औसत चाल निकल के आ गया। ठीक है, हाँ यदि दूरी यहाँ दिया रहता है कि प्रथम 10 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटा के दर दर से, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तब औसत चाल क्या होगा, तब आप इस फार्मूले में आप बिठा सकते थे। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा नंबर, आज का तीसरा नंबर प्रश्न, रूट अंडर ये दोनों संख्याएं दिया गया है। सबसे पहले आपको दशमलव को उड़ाना, दशमलव को उड़ाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कितने अंकों के बाद दशमलव है। यदि सेम अंकों के बाद दशमलव है तो दशमलव उड़ जाएगा। तो यहाँ आप काउंटिंग कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव है, इसमें भी 6 अंकों के बाद दशमलव है, तो दशमलव का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, दशमलव को हम डायरेक्ट यहाँ से उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं 30 625 और यहाँ लिख सकते हैं 1225। ठीक है, इतना तो हम लिख सकते हैं। इसमें यदि हम भाग देते हैं, इसको यदि हम डिवाइड करते हैं इससे, तो यदि 30 से करते हैं तो 12 या 36 ज़्यादा हो जाएगा, 20 से करते हैं तो बहुत कम हो जाएगा, 25 से करते हैं तो 25 पंचे 75, 7 हो गया, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, 5 हाथ में 12, 25 दूनी 50, 12 62 2 6, यानी कि ये टोटल आपका रूट अंडर 25 में जाएगा। 25 भाग में 1225 को यदि 30 625 से डिवाइड करना मेरे दोस्त, तो 25 बार में जाएगा और रूट अंडर 25 का मान वैल्यू जो होता है वो आपका 5 होता है, इसीलिए इसका उत्तर जो आपके पास आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव को उड़ाना था आपको, दशमलव को सेम था इसमें दशमलव, हाँ दशमलव यदि यहाँ से ऊपर नीचे कहीं दशमलव में अंतर रहता दोनों अंकों के बाद, तो 1 0 ऊपर नीचे हम बिठा भी सकते थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। रमेश ने एक बैंक में 5% की साधारण ब्याज की दर पे 1232 रुपये निवेश किया। ठीक है, 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 1232 रुपया था। ठीक है, तो आपके घर वाले बोलते हैं कि इसको जाओ 5% रेट देगा, सालाना 5% देगा, इसका रेट है, ब्याज है। ठीक है, 3 साल के लिए इसको आपको लगाना है, तो आपको बताना है कि मिश्र धन कितना होगा। मिश्र धन कितना होगा जब आप उस मूलधन को, जो पैसा 1232 रुपया जो आप लगाए 5% दर से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद जो पैसा लेने हम जाएंगे तो कितना पैसा हम लेके आए। ठीक है, तो ब्याज नहीं खोज रहा है, ब्याज नहीं खोज रहा है, इसमें मिश्र धन खोज रहा है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन गुना मूलधन प्लस ब्याज हो जाता है। ठीक है, ये आप बात जानते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट जानते हैं, रेट और टाइम का गुणनफल होता है सिंपल इंटरेस्ट, यही होता है ना, रेट और टाइम का गुणनफल। तो कितना हो गया, 5 दिया 15%, यानी कि जो भी मूलधन होगा मेरे दोस्त उसका 15% आपका ब्याज होगा। ठीक है, तो मूलधन कितना था आपके पास, तो मूलधन था 1232 रुपया, इसका 15% आप निकालना होगा तो आपका ब्याज निकल जाएगा। तो 15% इसका कितना आ जाएगा, तो यदि आप 15% इसका लेते हैं तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 45 8 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा, यानी कि दशमलव, यानी 100 है नीचे, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 184 पॉइंट, ये आपका ब्याज निकल के आ गया।
ब्याज निकल के आ गया, लेकिन आपसे खोज क्या रहा है, आपसे मिश्र धन खोज रहा है। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज हो जाता है। तो इसका यदि आप लोग को यहाँ से कीजिएगा, ये दोनों को कर दीजिएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका 1416.8 रुपया आपका मिश्र धन निकल के आ गया। तो ऑप्शन में आपका जो आंसर होगा मेरे दोस्त 1416.80 पैसा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब देख लिए यहाँ से 1416.8 होगा, क्योंकि इसमें सिंगल डिजिट से नहीं कर सकते हैं, सिंगल डिजिट से आपका सबका सेम लगभग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी के वजह से हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको निकाल दिए 1416.8। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा रहा है तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। पहले इंटरेस्ट कितना निकला 1232 का, जब इंटरेस्ट निकल गया तो मूलधन में इंटरेस्ट जोड़ के मेरा सब चीज निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आज का 55 नंबर प्रश्न, दो दोस्तों अनुज और मिथियो का मासिक आय 5-7। ठीक है, इसका आय का अनुपात दिया गया है 5-7 है। आय मतलब इनकम, जो मंथली कमाता है। ठीक है, उसने प्रत्येक माह 10,000 रुपये बचाता है, उसमें से प्रत्येक प्रत्येक माह 10,000 रुपये बचा, दोनों 10,000 रुपया बचाते हैं। आई, तो उसका व्यय जो आपका होता है 2-3 के अनुपात में होता है। तो अनुज का आय क्या है। ठीक है, तो यदि आपके पास मान के चलिए दो दोस्त है, एक अनुज है, एक अनुज है, एक मैथ्यू है, तो इसको डायरेक्ट में शॉर्ट में हम ए एम लिख देते हैं। एक ए है, एक एम। ठीक है, यहाँ तक समझ गया, ये ए है, एम है। ए से हो गया अनुज, एम से हो गया मैथ्यू। 5-7 के अनुपात में है, तो अनुपात में हम एक्स मान लेते हैं। 5-7 इसका वेतन का अनुपात। यदि वेतन में मेरे भाई कितना आप बचत कर रहे हैं, यदि हम वो बचत घटा दें, आपका जितना आप मंथली में कमा रहे हैं, तो उसमें यदि जो भी बचत कर रहे हैं, जो भी बचत आप कर रहे हैं, और यदि हम बचत को उसमें माइनस कर दें, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा व्यय का निकल जाएगा वैल्यू, निकल जाएगा ना। यदि आप मान के चलिए 100 रुपया मंथली में कमाते हैं, आप इसमें 10 रुपया बचत कर रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 90 रुपया आप खर्च किए होंगे, यानी 90 रुपया आप व्यय किए होंगे। तो ये 2-3 अनुपात व्यय का निकल जाएगा। बस करना कुछ नहीं था, कॉर्नर से आप गुना कर दीजिएगा, 5 × 15 x हो गया, माइनस 30,000 हम इसको लिख सकते हैं, बराबर 7×2 = 14 x हो गया, माइनस 20 के हम इसको यानी 20,000 लिख सकते हैं। ठीक है, इधर आ गया x और इधर चले जाएगा आपका, तो -10 आ जाएगा, यानी हम 10 पकड़ सकते हैं, यानी 10,000। ठीक है, यानी 10,000। तो x का वैल्यू क्या निकला आपके पास, 10,000। तो क्या पूछा जा रहा है, अनुज का आय क्या है, अनुज का आय क्या है। तो अनुज, अनुज का आय क्या था, 5x था। अरे अनुज का एक्स 5x था ना आय मेरे भाई, आय तो ही पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू 10,000 निकलाना आपके पास, 10,000 निकलाना। तो टोटल अनुज का कितना आपका आय हो गया, 50,000 आपका अनुज का टोटल आय हो गया, 50,000 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इस विधि में भी कर सकते थे, यहाँ से भी आपका हो जाता था। और बाकी बात, यदि आप इसको दूसरे विधि से भी करना चाहते थे, तो इसको दूसरे विधि से भी कर सकते थे। यहाँ से ए एम ले लेते हैं आप, अनुज और मिथियो को, 5-7 इसका आय का अनुपात था। ठीक है, 10,000 रुपये ये व्यय किया, तो उसने 2-3 के अनुपात में ये पैसा बचाया। ठीक है, तो आपको अंतर को समान करना है, तो अंतर सेम नहीं है, तो इसको पहले 2 से 1 से करेंगे तो सेम नहीं होगा, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी सेम हो जाएगा। अंतर दोनों का देखिएगा, अंतर दोनों का देखिएगा सेम आया एक, तो एक का वैल्यू आपका 10,000 हो गया। तो बस क्या पूछा रहा है अनुज का, तो अनुज का वैल्यू 5,000 हो गया आपका, 50,000 हो गया। ठीक है, आप इस मेथड से भी कर सकते थे, आप इस मेथड से भी कर सकते थे, आपको जो अच्छा लगे वो मेथड आप पकड़ के रखिए, उस मेथड से आप कीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का 6वां नंबर प्रश्न, श्री शर्मा, श्री गुप्ता और श्री सिन्हा ने एक व्यवसाय में 4,000 रुपये, 8,000 रुपये और 6,000 रुपये का निवेश किया। 6 महीने बाद श्री शर्मा व्यापारी से अलग हो गए। यदि 8 महीने बाद 34,000 रुपये का लाभ हुआ, तो श्री गुप्ता का अंश क्या है। पहले हम लिख लेता हूँ श्री गुप्ता, श्री गुप्ता है। दूसरा नंबर पे सुश्री सिन्हा साहब हैं, सिन्हा साहब हैं। तीसरा नंबर पे हम देख लेते हैं, सॉरी, पहला नंबर पे आपका शर्मा है, एक सेकंड। पहला नंबर पे आपका शर्मा आ गया, दूसरा नंबर पे आपका गुप्ता जी आ गए, तीसरा नंबर आपका सिन्हा जी आ गए। ठीक है, तो इसका अनुपात जो दिया गया, आय का अनुपात 4:8:6। क्या मैं ये लिख सकता हूँ ना, 4:8:6 अनुपात में, 4:8:6 तो लिख सकता हूँ ना। अनुपात क्या होता है, सबसे मिनिमम वैल्यू हम क्या कटा छटा के लिख सकते हैं, तो 3 3 जीरो को हम उड़ा दें
तो क्या 4 8 6 लिख सकते हैं ना, इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन करने में बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बोला गया है 6 महीने बाद श्री शर्मा ने व्यापार अलग हो गए। 6 महीने बाद अलग हो गए कौन? श्री शर्मा। श्री शर्मा 4 था। 6 महीने बाद अलग हो गए, क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो भी इसका लाभ होगा वो 6 महीना तक ही काउंटिंग होगा, 6 महीना तक ही होगा। ठीक है, 6 महीना, टोटल 8 महीना आपका धंधा चल रहा है, टोटल 8 महीना आपका व्यवसाय चल रहा है, लेकिन ये 6 महीना में ही वापस ले लिया, यानी कि जो भी लाभ होगा 6 महीना तक ये लेगा। ठीक है, और गुप्ता और सिन्हा के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, इसका मतलब ये पूरा मंथली यानी 8 8। ठीक है, तो इसका क्या मैं लाभ का यहाँ से निकल जाएगा रेशियो 24, 64 और 48, ये मेरा लाभ का रेशियो हो गया, लाभ का रेशियो हो गया। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम और क्या लिख सकते हैं, तो 8 तिया 24, 8 अठे 64, 8 छक 48, ये लाभ का अनुपात है, लेकिन टोटल लाभ हुआ है आपका 34,000 रुपया। तो अनुपात का योग कितना है, 8 3 11 6 17 है अनुपात का योग, लेकिन है कितना, 34,000। तो एक का वैल्यू यहाँ से आपका 2,000 निकल गया। तो बस जिसका वैल्यू पूछे उसका वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो पूछा क्या, अगर श्री गुप्ता का अंश क्या है, तो श्री गुप्ता क्या था, 8 था, श्री गुप्ता तो 8 ही था ना, तो 8 से 2,000 कर देंगे, 8 दूनी यानी 16,000 रुपया इसका अंश था, 16,000 रुपया। 16,000 रुपया इस करेक्ट आंसर, नंबर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से सॉल्व कीजिएगा इसको। डायरेक्ट हम 4,000 भी लिख सकते थे, लेकिन ये यदि मान के चलिए हम यहाँ 4,000 8,000 6,000 लिखते तो रेशियो में लाने के लिए 3 जीरो तो कटाना ही पड़ता ना मेरे भाई। तो यदि हमको कटाना पड़ता तो पहले हम क्यों ना कटा के लेकर, टाइम बचत करना। समझ गए, क्योंकि मात्र 90 मिनट समय है, आपको 100 क्वेश्चन प्रश्न सॉल्व करना है, उसमें से भी मैथ का भी लेवल लो से हाई रहता है। ठीक है, तो उसके अनुसार आपको तैयारी करना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे, आज का 7वां नंबर प्रश्न। 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है, यदि संख्या का मान इकाई अंक के 5 गुना से 6 अधिक है तो संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो ऐसा प्रश्न डायरेक्ट आप ऑप्शन से चलिएगा, ऑप्शन से 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो बोला गया 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो दो क्या दो सब संख्या का योग 9 है, 9 है, 9 है, जी हाँ, सब संख्या का योग 9 है, इससे तो आप छांट नहीं सकते हैं। आगे चलते हैं, यदि संख्या का मान इकाई अंक से 5 गुना से 6 अधिक है, यदि संख्या का मान, यदि संख्या का मान बोला, यदि ये 45 जो है इसके इकाई अंक क्या है, 5, इसके 5 गुने से 6 अधिक है, यानी 5 5 25 6 31 है, तो वो संख्या क्या है। यदि संख्या का मान इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक है, क्या ये 45 मेरा संख्या का मान आ रहा है, यदि 5 गुना और इसमें 6 जोड़ेंगे तो क्या ये मेरा संख्या प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो यानी ये उत्तर आपका नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा नंबर ऑप्शन पकड़ते हैं 18। तो क्या ये संख्या इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक है, तो 8 पंचे 40 से 46 हो जाता है, ये कभी अधिक नहीं है, यानी ये भी उत्तर आपका नहीं हो सकता। 27 को चलते हैं, क्या ये संख्या इसके इकाई अंक से 5 गुने से 6 अधिक है, तो 7 जब 35 से 41 हो जाएगा, लेकिन है 27, यानी ये भी आपका नहीं है। तो ऑप्शन बचा आपका एक ही, ऑप्शन नंबर 4, इसको हम देख लेते हैं। क्या ये 36 संख्या है इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक है, तो जी 100% 6 अधिक है, यानी 36 है, प्रूफ आपका हो गया, 36 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि जो वो संख्या होनी चाहिए उसके इकाई अंक से 5 गुने से 6 ज्यादा होनी चाहिए वही संख्या, तो यही संख्या प्रूव हो रहा है, 36 36 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x+9 है, तो इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसका नीचे विस्तृत दिया गया है, तो इसको आपको डायरेक्ट ऑप्शन से कीजिएगा तो आपका कहानी तुरंत क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन हम नंबर ए पकड़ लेते हैं, क्या इसका हम यदि करें, इसको हम हल करें तो क्या मेरा ये उत्तर निकल के आएगा, किसमें चारों ऑप्शन में किसको हल करने पर ये मेरा निकल के आएगा, वही मेरा उत्तर होगा। तो सबसे एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये साफ साफ दिख रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2ab। तो क्या मेरा उत्तर पे ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। बस यही तो आपका उत्तर है, सेम तो यहाँ उत्तर आ रहा है आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हमको दूसरा ऑप्शन में जाने का ही मौका नहीं मिला, हम पहले ऑप्शन से ही करते। ठीक है, आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन से लेने के बजाय आपको बहुत आसान पड़ जाएगा, समय आपका बहुत बचत। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन
हर एक प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा नहीं बोले जा रहा कि प्रत्येक क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही सॉल्व करें, जी नहीं। जो क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको यदि आप ऑप्शन से लेते हैं तो आपका 100% है कि समय थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह प्रकार को सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9वां नंबर प्रश्न देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, उसका महत्तम समावर्तक 8 है, तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा आपको बताना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है आपके पास 1472। ठीक है, तो उसका महत्तम समावर्तक 8 है, तो महत्तम समावर्तक क्या होता है? तो महत्तम समावर्तक वही होता है सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू हो जाता है। यानी यदि ये 8x है तो ये 8y हो जाएगा, तो यदि इसका एचसीएफ लीजिएगा तो 8 हो जाएगा, ये आपका 1472 है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से 8 कॉमन ले लेता हूँ, 8xy लिख सकते हैं। तो 8xy जो कॉमन ले लिए मेरे दोस्त, तो 8xy जो होगा 7472 होगा। तो एक्स वाई का वैल्यू क्या निकल के आ गया मेरे पास? तो 8 का 8 हो जाएगा, 8 64, 8 चौक 32, यानी एक्स वाई का गुणनफल, इसी को तो हम एलसीएम कहते हैं। जब बोलते हैं आपको 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, तो डायरेक्ट ये दोनों को गुना, दोनों अलग अलग संख्याएं डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक्स वाई का गुणनफल 184 है, तो यानी एलसीएम भी इसका 184 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं, कुछ नहीं था, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न दिए गए थे, टाइप नहीं कर पाए थे इसको, तो आप लोग इसको कीजिएगा। बोला गया है कि यदि एल और एम दो समांतर रेखाएं और पी और क्यू दोनों को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये नीचे वाला कोण जो है x+80 दिया गया है, ये भी नीचे वाला 2x प्लस जो संगत भुजाएं हैं 2x+10 है, तो ये एक का वैल्यू पूछा रहा है कि इसका कोण का मान क्या होगा आपको बताना। समझ गए, इसका कोण क्या होगा आपको बताना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कोई भी तिर्यक रेखा जो प्रतिच्छेद करती है उसके संगत भुजा का योग, संगत भुजा हमेशा बराबर होते हैं, ये बात आप मानते हैं कि नहीं? संगत भुजा हमेशा ही बराबर होते हैं। जैसे 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 x+80 बराबर 2x+10, ये दोनों भुजाएं संगत भुजाएं तो ही है, ये दोनों तो बराबर ही होंगे ना, नहीं समझे, ये दोनों तो बराबर ही होंगे ना। ठीक है, क्योंकि x+80 और 2x+10 ये संगत कोण है, ये संगत कोण है, दोनों संगत कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपके पास? 70 निकल के आ जाएगा। ठीक है, संगत 70 निकल के आ जाएगा। तब एक का वैल्यू क्या है? तो एक का वैल्यू ये कोण आपका बराबर हो जाएगा, तो x+80 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 70 है और 80 हो जाएगा, यानी 150 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। 150 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा, 150 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। ये डिग्री है, माफ कीजिएगा, डिग्री है सब, तो ये 150 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 11वां नंबर प्रश्न है, पहली 8 अभाज्य संख्याओं का योग यदि 7 से हम विभाज्य करें तो क्या उत्तर आएगा? क्या उत्तर आएगा बता सकते हैं? पहली 8 अभाज्य संख्याओं का योग, पहली जितने भी 8 अभाज्य संख्याएं हैं, मान लेते हैं कोई भी 8 संख्याएं हैं उसको योग करना है, तो 8 संख्याएं का उसको 7 से योग करके विभाजित करना है, तो इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो 8 अभाज्य संख्याएं क्या है? सबसे पहले अभाज्य संख्याएं क्या हो जाता है? 2, फिर 3 हो गया ना, अभाज्य संख्या यही तो होती है। 2 हो गया, 3 हो गया, अब क्या हो जाएगा? 2 3 के बाद क्या होगा? बोलते नहीं हो। अरे 2 3 के बाद क्या होगा? 5 नहीं होगा क्या? 5 अभाज्य संख्या नहीं है? जी है, 5 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं से कटे। तो 5 एक और स्वयं से कटेगा, 7 भी एक स्वयं से कटेगा, 11 भी एक स्वयं से कटेगा, 13 भी एक स्वयं से कटेगा, क्या 15 होगा? जी नहीं, वो तो 1 3 5 सबसे कट रहा, 15 से भी कट रहा है, यानी वो नहीं होगा। तो क्या होगा? 17 हो जाएगा। तो क्या होगा? 19 हो जाएगा। आगे क्या होगा? 23 हो जाएगा। तो कितने 8 संख्याएं पुर गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं पुर गया, तो एक को हम इसको माइनस कर देते हैं। अब बोला जा रहा है ये टोटल संख्याओं को आपको योग करना है, टोटल संख्याओं को आपको योग करना है। कितना योग आएगा उसको बेटे 7 से डिवाइड करना। तो हम इसका योग करते हैं तो क्या आ जाएगा? 3 2 5 5 10 7 17 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 28
28 जाते हैं तो 41 हो जाएगा, 41 जाते हैं तो 58 हो जाएगा, 58 आते हैं तो 77 हो जाएगा। 77 को यदि 7 से डिवाइड कीजिएगा आप तो 100% आपका 11 उत्तर निकल के आएगा, यानी इसका औसत 11 हो जाएगा। ठीक है। यदि ये पूछता कि 8 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा तो डायरेक्ट आप 77 लिख सकते थे, डायरेक्ट आप 77 हो जाता, लेकिन अभाज्य संख्याओं का योग को 7 से विभाजित कर रहा है तो आपका 11 उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 77 को 7 से विभाजित कीजिएगा तो 11 उत्तर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण से आपका उत्तर 11 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सरल करें, 3/2x² प्लस 2x माइनस 3/2 प्लस x² 2 माइनस 6x प्लस हाफ, इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी प्लस संख्या है सबको प्लस को एक तरफ लिख लीजिए और माइनस जितने भी है सबको एक तरफ लिख लीजिए। तो 3/2x², ठीक है, 3/2x² प्लस x²/2, यानी ये प्लस है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तब यहाँ से फिर 2x लिख लेते हैं, तो यहाँ से अब डायरेक्ट आप लिख लीजिए -6x और -3/2 ये प्लस हाफ। ठीक है, ये बात मान गए। तो इसको और इसको आपको खत्म कर देना है, तो क्या निकल के आ जाएगा, फिर ये हाफ यदि इसको हम 1/2 मान लेते हैं तो ये चला जाएगा आपका, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका 2x² -4x -1, क्योंकि माइनस है, प्लस माइनस -1, आपका उत्तर ये निकल के आएगा 2x² -4x -1। तो 2x² -4x -1 आपका उत्तर ये होना चाहिए, 2x² -4x -1। तो आंसर आपका नंबर ए है। ठीक है, तो या तो आप इस विधि से भी कर सकते थे, या इस विधि से करने में आप थोड़ा घबरा रहे हैं तो डायरेक्ट एक्स का वैल्यू आप पुट कर सकते थे। तो एक्स का वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका उत्तर आता, इसमें से भी एक्स का वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका उत्तर आता वही आपका सेम होता, तो ये एक नंबर में सेम आता है। ठीक है, वैल्यू पुट मेथड आगे अगले सवाल में कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का 13 नंबर प्रश्न, 4x² माइनस, ये आप देख सकते हैं, या तो आप इसको फार्मूला पे ले जा सकते हैं, फार्मूला पे थोड़ा लंबा करना होगा क्योंकि इसको कांस्टेंट a³ प्लस b³ प्लस c³ फिर इसी तरह आप कर सकते थे। तो हम इतना ना करके हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट से क्या होगा जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे तो x बराबर सबसे पहले आप 2 रख लीजिए। ठीक है, x बराबर 2 रख लीजिए, y बराबर आपको 1 रखना है, आप कुछ भी रख सकते हैं, हम इसीलिए मान 2 और 1 रखे क्योंकि ये सवाल सॉल्व करने में, गुणा कैलकुलेशन करने में ज़्यादा आपको परेशानी ना हो। ठीक है, और z बराबर क्या रखते हैं, z में देख रहे हैं हम यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं z जहाँ भी है वो बड़ी संख्या, मैक्सिमम संख्या z जहाँ भी है, तो z का वैल्यू हम 0 मान लेते हैं कि मैक्सिमम संख्या आपका 0 हो जाए, बस ये वैल्यू आपको पुट करना है। तो यदि x बराबर हम 2 करते हैं, यहाँ समझिएगा x बराबर 2 करते हैं तो 2 दूनी 4, ये 4 हो गया। ये यदि y का मान 1 रखते हैं तो यहाँ क्या हो गया 9, सॉरी ये 16 हो जाएगा ना मेरे दोस्त। यदि 2x का वैल्यू यदि 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 चौके 16, अब -9 तो क्या हो जाएगा 7, यानी 7 का क्यूब हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिए। y का वैल्यू 1 है तो यहाँ 9 हो जाएगा, ये 0 है तो 0 हो जाएगा, यानी 9 का क्यूब हम यहाँ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं। प्लस यहाँ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जेड का वैल्यू 0 है, माइनस एक्स का वैल्यू 2 दूनी 4 चौके 16 है, यानी -16, तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ -16 लिख देता हूँ, -16 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है बेटे, एक्स का वैल्यू 2 दूनी 4 में 1 गया, आपका 1 चले आएगा। ठीक है, और यदि हम वाई का वैल्यू यहाँ 1 रखें तो 3 और 0, तो यानी 3 का क्यूब हो जाएगा आपका, यहाँ से 3 का क्यूब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। और प्लस जो हो जाएगा जेड का 0 है, 2 का 2 दूनी 4 है, यानी 4 का क्यूब -4 का क्यूब हो जाएगा, तो हम प्लस हटा के प्लस माइनस माइनस होता है, 4 का क्यूब लिख देते हैं। बस ये आपका उत्तर आया, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 का क्यूब कीजिएगा मेरे दोस्त 343, ये तो आप लोग जानते हैं, बच्चे हैं। ठीक है, 9 का क्यूब आपका 729 होता है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, 16 का क्यूब 16 16 दो 56, 2 56 से 16 कीजिएगा तो 40 96 होगा। इतना कैलकुलेशन तो आपको मुंह पे आना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से 1 हो गया, 27 हो गया, -64। ठीक है, यदि आप ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो दोनों को ऐड यदि आप कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2701, 1772 -4096 आ जाएगा आपका। और यदि आप करते हैं 27 1 28, 64 में 28 जाएगा तो आपका -36 बचेगा, क्योंकि माइनस संख्या ज़्यादा बड़ा है।
ठीक है। तो जो भी उत्तर आएगा यहाँ माइनस आ जाएगा। यदि इसमें आप माइनस करते हैं 1072 तो आपका आ जाएगा 324। माइनस में आ जाएगा, अब माइनस यहाँ 36 हो जाएगा, तो माइनस माइनस आपका चले जाएगा। 36 से इसको डायरेक्ट करते हैं तो 36 से ना करके हम 12 से करते हैं। 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24 हो गया। 3 से करते हैं, 3 8 24, 3 चौक 12, यानी आपका जो भी उत्तर होगा वो 84 उत्तर आपका आएगा। ठीक है। तो वैल्यू पुट मेथड में यदि हम प्रश्न को यदि हम प्रश्न में ये वैल्यू पुट करें तो आपका उत्तर क्या निकल के आ जाएगा इसका, तो आपका इसका उत्तर निकल के क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, तो आपका उत्तर इसका निकल के आ जाएगा 84। 84। 84 कब निकल के आएगा, जब आप x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 0 रखते हैं। तो बस ये 1 2 3 4 ऑप्शन में यदि x y z का वैल्यू सेम रखने पर उत्तर आपका किसमें 84 आएगा, इसमें आएगा या इसमें आएगा या इसमें आएगा या इसमें आएगा। बस ये प्रूव्ड करना था, ये आप प्रूव्ड कर लिए तो आपका सॉल्व हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले की ओर चलते हैं 42। यदि हम करते हैं तो ये तो 0 आ जाएगा, जेड है। ठीक है। तो इसको जो भी करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी मानते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो यानी ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 4 तिया 12, ये नहीं होगा, कभी भी ये नहीं होगा। तो ये आपका उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा नंबर चलता है, ये भी आपका नहीं होगा। 42 एक्स वाई 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी आपका नहीं होगा। हो भी सकता है 2 और 4 का हो सकता है। तो सबसे पहले 2 की ओर हम चलेंगे। 2 की ओर चलते हैं सबसे पहले। तो 2x हो गया, तो x का वैल्यू 2 रखे थे, 2 दूनी 4 और 1 5। यह बात मान गए आप। 2 दूनी 4 1 5, डायरेक्ट हम 5 यहाँ लिख देते हैं, 5। ठीक है। इसी तरह y का वैल्यू क्या निकल के आया था मेरे पास, y का वैल्यू 1 है, z का वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 आ गया। ठीक। z का वैल्यू यहाँ 0 है, तो ये 0, ये 2 दूनी 4 चलेगा। क्या ये गुना करने के बाद कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत में है, एक सेकंड देख लेते हैं। यदि हम यहाँ x का वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4 रखते हैं और 4 3 यहाँ 7 हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है। y का वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं तो 3 0 3 हो जाएगा। ठीक है। यदि z का वैल्यू यहाँ 0 हो गया आपका, 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्या ये 84 आ रहा है, सत्या 21 चौके 84 आ रहा है, यानी 100% जो आपका प्रूव्ड हो गया ना, 84 84 100% उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका उत्तर होगा। समझ गए, ये आपका उत्तर होगा, ये सब उत्तर नहीं होगा आपका। ठीक है, उत्तर नंबर बी। तो ये रहा वैल्यू पुटिंग का मेथड। यदि आप इसको अपनाते हैं तो बहुत सा लंबा से लंबा प्रश्न आप 2 सेकंड में कर सकते हैं। इसको इसीलिए क्योंकि आप लोग को कैलकुलेशन हमको बताना था, कैलकुलेशन करना था, तो इस तरह करना था। चाहे तो आप x का वैल्यू यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं, y का वैल्यू 2 भी लिख सकते हैं, z का वैल्यू 0 भी, कुछ भी यहाँ पे आप बिठा के लिख सकते हैं। तो सबसे मिनिमम संख्या लिखने का वजह यही है क्योंकि कैलकुलेशन कम करना पड़े। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह प्रश्न यदि आपको भविष्य कोई एग्जाम में देखने मिले तो बिना कुछ झिझक के आप लोग पुट ऑप्शन से बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 14 नंबर, आज का 14 नंबर प्रश्न। ए बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, ए बी दोनों मिलकर। ठीक है। बी और बी ए से 25% अधिक दक्ष है, यानी बी ए से 25% ज्यादा कुशल है काम करने में। ठीक है। तो ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक। तो ए बी है, ए बी हम लिख लिए। तो बोला जा रहा है बी ए से 25% अधिक कुशल है। यदि ए 100 काम करेगा तो ये 125 काम करेगा क्योंकि 25% अधिक कुशल है। यदि आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, रेशियो में 4 5 आ गया। यदि ये एक दिन में 4 काम करेंगे तो ये एक दिन में 5, क्योंकि 50% इसमें कुशल। ठीक है। तो साफ इसमें बोला गया है ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यदि ए बी मिलकर 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए बी कितना एक दिन में करेंगे, 9। टोटल इसको 8 दिन लगा, टोटल वर्क मेरे पास निकल के आ गया। ये टोटल वर्क निकल के मेरे पास इतना हो गया। ठीक है। तो ए अकेले कितना दिनों में करेंगे, तो ए अकेले कितना दिनों में, ए एक दिन में कितना करते हैं, ए एक दिन में 4 करते हैं, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8, यानी 18 दिन में आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। 18 दिन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, जो अधिक दक्षता है दक्षता को पहले लिखना है, इसके अनुसार आपको सॉल्व करना है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक घनाकार खंड 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर को वास्तविक संख्या से समान घनों में काटा जाता है, तो ऐसे न्यूनतम संभावित घनों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है।
एक घन था, सबसे पहले आप इमेजिन कीजिएगा इस चित्र पे, ये एक घन था, ये 12, 24 यानी 12, 24 और 30 था इसका ऊंचाई, ठीक है। और वास्तविक समान घनों में इसको बांटा जाता है। ये घनाभ तो बड़ा सा और घन जो होता है मेरे पास ये छोटा छोटा होता है, ये छोटा छोटा होता है, छोटा छोटा होता है, तो ये छोटा छोटा होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि बड़ा सा घनाभ में जिसका माप ये है उसमें छोटा छोटा हम न्यूनतम छोटा छोटा घन निकाले तो कितने घन निकाले जा सकते हैं, बस सवाल ये है और कोई सवाल नहीं। तो सबसे पहले हमको घनाभ का आयतन देखना होगा। सबसे पहले ये बड़ा वाला का आयतन कितना है, तो इसका आयतन जो होगा मेरे भाई, घनाभ का आयतन जो होगा, घनाभ का आयतन जो होगा, घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुना बी गुना एच, यही तो होता है। तो एल 12, 24, 30, ठीक है, ये हो गया। घनाभ का आयतन करना है, किसके बराबर करना है, एन गुना घन के आयतन के बराबर करना, घन के आयतन के बराबर करना। तो घन का आयतन होता है ए क्यू, क्या मेरे पास ए क्यू, ए का वैल्यू है, जी नहीं। सबसे मिनिमम खोज रहा है, सबसे मिनिमम क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे मिनिमम क्या हो सकता है, तो मिनिमम कोई भी चीज आप मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ तो ही लेते हैं। एचसीएफ तो ही मिनिमम संख्या, जैसे मान के चलिए 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, एक, तो एक कहीं ना कहीं इसका तो मिनिमम संख्या है। तो 12, 24, 30 का एचसीएफ क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा, क्योंकि 6 सबसे विभाजित हो रहा है। यदि हम 12 रखते हैं तो 12, 24 तो हो रहा था, 30 नहीं हो रहा था, इसका आधा कर देते हैं, 6 हो जाएगा। तो यानी एन गुना 6 गुना एक क्यू हो जाता है, इसका आयतन एक क्यू हो जाता है, 6 गुना 6 गुना 6। कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। यानी 6 गुना 6 गुना आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ से आप इसको कर सकते थे, एन का वैल्यू आपको आपको निकालना है, एन का वैल्यू आपको निकालना है। तो डायरेक्ट यहाँ से कटाइए, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, तो 5 चौक 20 दूनी 40, यानी टोटल 40 घन ऐसा है जो उस घनाभ से निकाले जा सकते हैं। 40, 40 इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ हम 6 आप क्यों लिए, बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे यहाँ 6 आप क्यों लिए, 6 हम इसलिए क्योंकि यहाँ न्यूनतम संभावित प्रश्न पूछ रहा था। यदि यहाँ मेरा ए का भुजा की संख्या दिया रहता कि इतना भुजा के प्रति कितना निकलेगा, तब तो बहुत आसान था निकालते, लेकिन यहाँ बोल रहा है न्यूनतम संभावित संख्या 12, 24 और 30 का न्यूनतम, तो इसका न्यूनतम कितना हो सकता है, तो न्यूनतम एचसीएफ तो ही होगा। तो एचसीएफ निकाल के इसको भुजा एचसीएफ निकल गया, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न कीजिएगा, बोला गया है यदि x पे पावर 3x, सॉरी 3 पे पावर x माइनस 2 प्लस 3 पे पावर x 7290 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, आपको बताना है। क्या हो सकता है इसका वैल्यू, तो इसको या तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है, 3 पे पावर x रखते, फिर भी बेटे 3 पे पावर 2 रखते, क्योंकि माइनस से नीचे जाकर प्लस हो जाता है, तो इतना हम लोग करेंगे नहीं, इतना टाइम होता नहीं। तो सबसे सबसे पहले हम ऑप्शन की ओर चलेंगे। एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ एक्स का वैल्यू दिया होगा ना, इसमें कहीं ना कहीं एक्स का वैल्यू, सब तो एक्स का वैल्यू दिया होगा। तो यदि हम एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो क्या मेरे पास ये कैलकुलेशन करने के बाद 7290 आना चाहिए मेरे पास। तो बस इसी का मौका का फायदा उठाते हैं, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 9 रखते हैं, तो 9 में 2 या 7 बचेगा, प्लस 3 में यहाँ 9 चला जाएगा, तो यह बराबर 7290 हो जाएगा। क्या ये इसको कैलकुलेशन करने के बाद 7290 आएगा, देख लेते हैं। ये तो 3 पे पावर 7 हम कॉमन ले लेंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 पे पावर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 है, 7 कॉमन चला गया, तो यानी 2 बचेगा। क्या इसका 7290 आ रहा है, 3 पे पावर 7 और गुना 3 या 9 1 10, ये 7290 आएगा, कभी नहीं आएगा 7290, थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा चले जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका उत्तर, ये कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं 7290 नहीं आएगा, तो यानी ये उत्तर आपका नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन पकड़ते हैं, दूसरा ऑप्शन पकड़ते हैं 8। तो यदि 8 हम x का वैल्यू यहाँ 8 पुट करते हैं, तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि 8 में 2 जाएगा 6, और यहाँ 3 पे पावर 8 बराबर 7290, ठीक है। तो 3 पे पावर 6 यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 3 पे पावर 2 हो जाएगा बराबर 7290, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 3 पे पावर 6 हो जाएगा, गुना 3 या 9 1 10 बराबर 7290, क्या ये हो जाएगा, जी 100% होगा। 3 पे पावर 6 जो होता है मेरे भाई 729 होता है, अब गुना 10 करेंगे यानी 7290, ये आपका प्रूफ हो गया। हाँ, एक्स का वैल्यू 8 रखने पे आपका उत्तर 7290 आ जाएगा, करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर
ये रहा ऑप्शन, ऐसे बनाया जाता है ऑप्शन। ठीक है, ये तो छोटी संख्या है तो एक्स का वैल्यू आप रख सकते हैं, लेकिन जो बड़ा बड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला जो प्रश्न है, उसमें ऑप्शन से बनाने में थोड़ा ट्रिकली होता है। यदि उसको जो ऑप्शन से बनाना सीख गए तो उसको कभी मैथ में कोई परेशानी नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि किसी गोले की त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, एनटीपीसी 12th लेवल जो एग्जाम अभी रिसेंटली चल रहे हैं 12th लेवल का। ठीक है, एनटीपीसी 12th लेवल का एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने मिलेंगे, चाहे वो त्रिज्या बढ़ा दे रहा हो, चाहे वो घटा दे रहा हो, चाहे वो अपरिवर्तित कर दे रहा हो। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्या, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में 407 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है। पाए का मान आपको 22/7 रखना है। तो वृद्धि से पहले गोले की त्रिज्या क्या होगी आपको बताना हो। ठीक है, एक गोला है, साफ साफ पहले प्रश्न समझिएगा। मैथ समझने का क्वेश्चन है, बनाना बाद में, पहले समझना पड़ेगा। यदि आप समझ गए तो बनाने में कुछ नहीं है, तुरंत बन जाएगा। यदि आप बनाने में रह गए, नहीं समझे, तो आपका 100% उत्तर गलत जाएगा। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए और समझिए, इसके बाद फिर पेन उठाइए। ठीक है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वृद्धि कर दिया गया, कोई गोले की त्रिज्या कोई मान लेते हैं एक्स। ठीक है, इसको अब ये त्रिज्या में वृद्धि कर दिया गया तो x+2 कर दिया गया। ठीक है, ये आप मानते हैं x+2 कर दिया, तो जो इसका क्षेत्रफल होना चाहिए, इसका क्षेत्रफल, इसका मान लेते हैं क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका मान लेते हैं क्षेत्रफल y, तो इसका और इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा दोनों का, यदि इसका y में यदि x को माइनस करेंगे, दोनों क्षेत्रफल में यदि हम माइनस कर देंगे तो आपका 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही बोला जा रहा है। तो आपको बताना है कि वृद्धि करने से पूर्व इसका त्रिज्या कितना, ना कि इसकी त्रिज्या। ठीक है, पहले त्रिज्या x था, 2 सेंटीमीटर वृद्धि करा, तो अब इसका एरिया और एक इसका एरिया दोनों का अंतर करेंगे तो 704 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कुछ नहीं करें, समझ गए। ठीक है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यानी 4πr² होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। ये आप मान गए, पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² हो गया। ठीक है, गोले का क्षेत्रफल 4πr²। तो यदि 2 सेंटीमीटर 4πr², यदि 2 सेंटीमीटर हम वृद्धि करें त्रिज्या में, तो 8+2 क्या हम लिख सकते हैं 4πr², यानी ये वृद्धि करने के बाद वाला है। और यदि इसमें से पहले वाला को हम माइनस कर दें, क्योंकि इसमें वृद्धि करने से पूर्व है, यानी इसका एक्स वैल्यू है, यदि इसमें माइनस कर दें, क्या ये 107 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अरे यही तो यहाँ आपको समझाया गया है मेरे दोस्त, यही तो यहाँ समझाया गया है आपको, नहीं समझे, यही तो आपको यहाँ समझाया गया है कि पहले एक्स था, अब वृद्धि कर दिया, ये दोनों में हम माइनस करेंगे 704 आना चाहिए। तो बस सेम टू सेम तो हम किए कि इसमें वृद्धि कर दिए, इसमें यदि हम माइनस करते हैं 704 के बराबर आना चाहिए। तो अब करें क्या, तो अब कुछ नहीं करना है, 4 पाई को यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, तो r+2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, अब -r² बराबर 704। क्या ये आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो यहाँ से 4 × 22, पाई का मान बोला जा रहा है 22/7 रखना है। तो क्या मेरे पास ये a² - b² हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² का a+b × a-b। तो a+b क्या हो जाएगा, तो r+2 + r, ये a × b क्या हो जाएगा a+b, यानी a+b × a-b क्या है r+2 - r, यही तो है। इसका वैल्यू क्या दिया गया 704। ठीक है, अब यहाँ से आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, इसको डायरेक्ट आप थोड़ा सा कटाना चालू कर दीजिएगा। 11×2 = 22, 11×6 = 66, 11×4 = 44 हो जाएगा, 4×2 = 8 हो जाएगा, तो 8×8 = 64 हो जाएगा, यानी ये 8 निकल के आया है। ठीक है, 8 निकल के आया। तो ये आपका नीचे है 7, उधर जाएगा, बराबर के पास गुना हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2r, इसको 2r+2, ठीक है, और गुना r में r गया 2, ये लिख सकते हैं बराबर 56। क्या मैं ये लिख सकता हूँ ना। ठीक है, इसको यदि आप गुना करते हैं तो 4r+4 = 56। तो यहाँ से 4r बराबर क्या निकल के जाएगा 52, यानी 56 में 4 गया तो 52 बचेगा। तो r बराबर क्या निकल के आएगा 13। तो यानी क्या त्रिज्या आपका 13 सेंटीमीटर होगा, क्या आपका त्रिज्या 13 सेंटीमीटर होगा, 13 सेंटीमीटर, पूर्व त्रिज्या क्या आपका 13 सेंटीमीटर हो।
13 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब वृद्धि के बाद बोलता तो r+2, क्योंकि 2 सेंटीमीटर बढ़ाया गया है तो 15 सेंटीमीटर, वृद्धि के बाद 15 सेंटीमीटर, वृद्धि से पूर्व 13 सेंटीमीटर। बस यही करना, कुछ नहीं करना था। दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल में अंतर 704 के बराबर होता, बस यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना था। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको थोड़ा सा हम अलग से बता दिए गए। ठीक है, बाकी बात ये आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह प्रश्न को सॉल्व करना है कॉमन लेके, और इसके बाद तड़ातड़ आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब कोई भी दिक्कत, जैसे मान के चलिए क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, कहीं भी आपको कैलकुलेशन में या कहीं भी आपको समझने योग्य दिक्कत हो रहा है, तो आप कुछ मत कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि हाँ इस जगह कैसे आया यहाँ या कैसे समझा गया, तो उस क्वेश्चंस को मैं एक बार फिर अगले वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, जिससे कि आप लोग को कहीं भी कैलकुलेशन या कहीं भी कोई भी तरह के थोड़ा सा भी इशू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न, ये माध्यक बार बार पूछे जाते हैं। माध्यक दिया गया है 28.5, एक्स का ज्ञात करना है आपको, वर्ग अंतराल आपके सामने में है, बारंबारता दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल को हम लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल को हम लिख लेते हैं, क्या वर्ग अंतराल है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, इसका बारंबारता कितना दिया गया है? तो बारंबारता इसका 5 है, इसका x है, इसका 20 है, इसका 15 है, इसका 7 है, इसका 5 है। इसका संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा? संचयी बारंबारता पिछले वीडियो में जो ये प्रश्न किए थे उसमें भी बताए थे। संचयी बारंबारता निकालना, तो सबसे पहले ये संख्याओं को लिखिए, बस नीचे को ऐड करते चलिए। 5x, 5 प्लस एक्स, इसमें ऐड हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 25 प्लस एक्स, तो यहाँ 25 प्लस एक्स। ठीक है, इसी तरह आप ऐड करते चलिएगा। इसी तरह यदि आप ऐड करके चलते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा? 25, ये 15 है, 25 15, क्या हम लिख सकते हैं 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स। ठीक है, 40 प्लस एक्स। अब इसी तरह हम इसको क्या लिख सकते हैं? 47 प्लस एक्स, और इसी तरह हम इसको क्या लिख सकते हैं? 52 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसका फ्रीक्वेंसी जो आपका बारंबारता है उसका सम क्या आएगा? एफ एम, सम इसका क्या आएगा? तो आप इसको यदि ऐड करते हैं मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा? 5 25, 25 15 40, 47 5 52 हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं एक्स प्लस 52। ये मेरा एफ एम आ गया। ठीक है, अब माध्यका को कोई वर्ग अंतराल में, तो उसका सूत्र क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस फ्रीक्वेंसी, जो भी इसका बराबर था उसका आधा कीजिए, इसमें संचयी बारंबारता को अंतर कीजिएगा, और जो इसका सम है इसमें कीजिएगा, और डिफरेंट को इसमें गुना कीजिएगा। ठीक है, डिफरेंट जो होगा दोनों वर्ग अंतराल का डिफरेंट होगा, जो इसमें माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले एल, एल लोअर लिमिट है, सबसे पहले इसको देखना है इसका बारंबारता क्या होगा, मतलब इसका माध्यका क्या होगा। तो माध्यका जाने के लिए इस एफ एम को 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देने के बाद हमको इतना तो पता हो गया, 26 और एक्स बटे 2 हो जाएगा। तो 26 एक्स प्लस 2 थोड़ा सा ऊपर वाले लेते हैं, 26 एक्स प्लस 2 थोड़ा सा ऊपर वाले, तो क्या मेरे पास निकल के ये आ जाएगा? क्या मेरे पास निकल के ये आ जाएगा? क्या मेरे पास निकल के ये आ जाएगा? थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, 26 प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो इसका वर्ग अंतराल क्या हो गया? ये तो इसका 20, वर्ग अंतराल 20 से 30 हो गया। तो वर्ग अंतराल में लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हम इसको बोलते हैं, लोअर लिमिट क्या है? 20 है प्लस। ठीक है, एफ बाई टू, एफ बाई टू क्या है? तो एफ बाई टू आपका ये हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? एक्स प्लस 52 बटे 2 माइनस सी, यानी हम इसको बोलते हैं माइनस सी, यानी माइनस एक्स प्लस 5, माइनस एक्स प्लस 5। ठीक, यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 5, यानी ये वाला एक्स प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है, और दोनों का सम जो भी होगा नीचे क्या हो जाएगा? दोनों का सम जो होगा क्या हो जाएगा? दोनों का सम 20 हो जाएगा। ये आप मान गए, ये आप मान गए। ठीक है, और अंतर क्या है? दोनों का वर्ग अंतराल का अंतर 0। ठीक है, बस यहाँ से आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। और इसके बराबर जो होगा मेरे भाई, इसका माध्य, कितना माध्य? 28.5 दिया गया। बस ये वैल्यू के द्वारा आप निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन हम बता दिए गए प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहाँ जाके ये वीडियो देख सकते हैं, बाकी बात इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें साफ साफ सिंपल आप बना के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका लोअर लिमिट आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट 20 हो जाएगा। सी एफ संचयी बारंबारता जो इसमें खोज रहा है एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका फ्रिक्वेंसी जो हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा,
और इसका जो आई हो जाएगा डिस्टेंस जो वो 10 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग अंतराल सब में 10-10 का अंतर है। समझ गए, सब में 10-10 का अंतर। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इससे घबराना नहीं है आप लोग, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, तो मैं रीड के माध्यम से ये प्रश्न, स्पेशल ये प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बाकी बात यदि समझ में नहीं आ रहा तो प्रीवियस वीडियो में बता दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बात इसमें यहाँ से भी कैलकुलेशन कर दीजिए तो इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आप लोग। इसका मान आपको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं बोधमास के अनुसार। तो बोधमास में पहले ब्रैकेट का काम क्रिया होता है, वो भी छोटी ब्रैकेट का। ठीक है, तो ये सबको कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे, का हो की हो नहीं हो। ठीक है, तो इसको अभी हम रहने देते हैं। अब मेरा यहाँ से नियम चालू हो गया छोटी ब्रैकेट का। तो सबसे पहले इसका काम क्रिया करेंगे, तो इसमें डिवाइड करेंगे 3। ठीक है, तो यहाँ से 3 + 5, तो 5 3 8 में 3 गया, 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 5 निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम मंझली ब्रैकेट को लेके चलेंगे, तो 7 प्लस मंझली ये आ गया, तो 4 प्लस, तो सबसे पहले कार का बोध ऑफ, मतलब ठीक है, का काम क्रिया करेंगे, तो 4 तिया 12 -5, ये आपका हो गया। इसको भी आप तोड़ दीजिए प्लस। ठीक है, 12 12 और 4 16, 16 में 5 गया 11, तो यानी इसका आप कीजिएगा तो आपका उत्तर 18 आना चाहिए। 18 इज आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बोधमास, बोधमास, बस ये फार्मूला आपको सॉल्व करना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टी जोड़ घटा गुना जो भी हो इसमें आपको करना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न, दो पाइप ए और बी एक टंकी को 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया जाता है, तो टैंक आधे घंटे में भर जाता है। तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद किया गया था, ये आपको बताना है। ए एक टंकी को 36 मिनट में भर रहा था, बी उसी टंकी को 48 मिनट में भर रहा था। तो क्या हम टंकी का क्षमता निकाल सकते हैं। टंकी का क्षमता वही होता है जो उसका एलसीएम हो, दोनों से विभाज्य हो जाए। तो क्या एलसीएम इसका क्या, यहाँ से डायरेक्ट 36 और 48 इस तरह एलसीएम निकालिएगा क्या, नहीं, ये कभी नहीं करना। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 48। तो क्या हम एलसीएम यदि 48 लेते हैं तो क्या ये दोनों संख्या से विभाज्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, 48 नहीं होगा। तो इससे ऊपर वाला आप लीजिए, दुगुना ले लीजिए 96। क्या 96 दोनों से विभाज्य हो रहा है, एक से हो रहा है, एक से नहीं हो रहा है, तो यानी 96 भी नहीं हो सकता है। तो अब 96 से इसका 3 गुना ले लीजिए, 144, 3 गुना, तो क्या 144 दोनों से विभाज्य हो रहा है, तो जी हाँ दोनों से विभाज्य हो रहा है, यानी इसका एलसीएम आपका 144 आ जाएगा। तो ये जाएगा आपका 4 बार में, ये आपका जाएगा 3 बार। समझ गए, यानी ये एक दिन में इतना इकाई काम करेगा, एक दिन में इतना इकाई काम करेगा, ये बी एक दिन में इतना इकाई काम करेगा। ठीक है, तभी तो ये बी सबसे कम एक दिन में 3 इकाई काम कर रहा है, तभी तो इसको काम करने में ज़्यादा समय लग रहा है। लेकिन यही ए एक दिन में सबसे ज़्यादा काम करे, एक इकाई से ज़्यादा काम करे, इसीलिए तो सबसे कम समय लग रहा है। ठीक है, ये बात मान गए। अब प्रश्न में बोले जा रहा है कि ए बी दोनों तो चालू करते हैं, शुरू ही दोनों एक साथ खोले जाते हैं। ठीक है, लेकिन बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया जाता है। बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया जाता है, क्यों बंद कर दिया जाता है, क्या कारण है इसका पता नहीं, और कब बंद कर दिया जाता है यही आपको निकालना है। ठीक है, तो टैंकी को यदि बी को बंद कर दिया जाता है तो टैंक आधे घंटे में भर जाती है। ठीक है, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यदि टैंक आधे घंटे में भर रहा है, यदि टैंक आधे घंटे में भर रहा है, बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया गया है, तो ये क्या हम बता सकते हैं, ये पूरे हाफ घंटे के लिए है लागू हुआ है। ए को तो बंद नहीं किया गया है ना, ये तो पूरा आधा घंटा तक चलेगा। लेकिन ये एक में एक कर रहा है, तो आधा घंटा में ये कितने करेगा, आधा घंटा यानी 30 मिनट। मिनट में भर रहा था तो इसको घंटा से मिनट में बदलना है, तो यानी 30 मिनट। यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो है 120 इकाई ये भर चुका है आधा घंटा। ए, तो ए जो है 120 इकाई इसमें भर गया है। तो टोटल कितना बचा है आपके पास, 24 बचा है। तो 24 कहीं ना कहीं ये बी करके निकल गया होगा। तो बी एक दिन में कितना कर रहा होगा, 3, तो 24 करने में कितना दिन लगाया होगा, 8 दिन लगाया होगा, यानी 8 दिन बाद ये गायब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। समझ गए, तो प्रश्न को सॉल्व करना, बनाना है, सॉल्व करना है, समझना, ना कि रटना। समझ गए, तो यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, निकाल ऐसे ही सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं
ये बंद नहीं हुआ, यानी आधे घंटे में टंकी पूरा भर रहा है, तो यानी ए शुरू से अंत तक काम किया होगा। हाँ, बी छोड़ के गया है, तो ए शुरू से अंत तक काम करने में कितना इकाई काम किया, तो 120 इकाई काम किया ये, ठीक है। क्योंकि ये एक दिन में 4 इकाई काम करता है, टोटल आधा घंटा के लिए 120 इकाई काम कर लिया होगा। तो 120 इकाई टोटल माइनस ए करके ये खेला खत्म कर देते हैं, तो जो बचा होगा आपका बी का बचा होगा, इतना ये करके निकला होगा। तो इतना ये कितने दिन में करके निकला होगा, तो 8 दिन में करके निकला। 8 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक नाव बिंदु P से शुरू होकर बिंदु Q तक 3 घंटे में जाती है और फिर बिंदु Q से P तक 4 घंटे में वापस आ जाती है। यदि जल की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में नाव की गति क्या है, आपको बताना है। एक डिस्टेंस है P से Q, एक शहर है, नदी के इस पार और नदी के उस पार। समझ गए। यहाँ से P शुरू होकर धारा के अनुकूल, ये धारा के अनुकूल हो गया। धारा के अनुकूल, धारा इसी दिशा में है, इसका मतलब जो भी जाएगा इसका चाल अधिक होगा, और Q से P जो आएगा उसका चाल कम होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक जो जाता है, मान लेते हैं x यहाँ से गया, x यहाँ से गया, इसको जाने में 3 घंटे लगता है, और इधर से y आ रहा है, इसको आने में 4 घंटे लगेगा। ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि धारा विपरीत दिशा में आ रहा है, ठीक है। तो x और y का जाने और आने में समय क्या, ये समय का अनुपात क्या हो गया, समय का अनुपात क्या होगा, 3:4। समय का अनुपात यानी 3 घंटे जाने में, उसको 4 घंटे आने में, ये समय का अनुपात हो गया। तो चाल का अनुपात क्या होगा, तो हम जानते हैं समय का उल्टा चाल होता है, ये आपको मानना पड़ेगा। यदि यहाँ 3 घंटे जाने में लग रहा है, तो इसका चाल 4 होना चाहिए, इसका चाल 3 होना चाहिए, तभी तो चाल ज़्यादा है तो समय कम है, चाल कम है तो समय ज़्यादा। समझ गए। तो ये इसका चाल हो जाएगा। और साथ में ये भी बोला गया है इसका करंट 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको आप नहीं कुछ तो एक्स मान लीजिए, नहीं भी एक्स मानिएगा तो आपको कॉमन सेंस से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आपका करंट का चाल दिया गया है, तो करंट का चाल क्या होता है, अप दिशा में और डाउन दिशा में, सॉरी अप दिशा माइनस डाउन दिशा में अपडेटेड टू, यही तो आपका करंट का चाल हो जाता है, धारा का चाल होता है। तो धारा का चाल दिया गया है 3 किलोमीटर, अब दिशा में जाने में कितना किलोमीटर पर घंटा से, अप दिशा में या डाउन दिशा में कितना, 4x माइनस, यहाँ से आप कर सकते हैं डाउन क्योंकि डाउन ज़्यादा होगा, अप दिशा, ठीक है, माइनस 3x/2। तो यहाँ से क्या निकल गया, 3×2=6 बराबर x, यानी x का वैल्यू आपका 6 निकल के आ गया। तो x का यदि आपका मेरे भाई x का वैल्यू आपके पास 6 निकल के आ गया, तो क्या मैं इसका चाल बता सकता हूँ। तो चाल x का जो हो जाएगा मेरे भाई, एक्स वाई का जो चाल होगा, तो 6 चौके 24 किलोमीटर पर घंटा, और y का जो चाल होगा 6×3 18 किलोमीटर पर घंटा होगा, ये आप मान गए, ठीक है। यहाँ से हम मेरा चाल निकल गया। अब बोट का चाल खोज रहा है, तो बोट का चाल क्या हो जाता है, अप दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में कितना गया, डाउन दिशा में इसका चाल क्या है, इसको यदि 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका बोट का चाल निकल गया। बोट का चाल वही होता है मेरे भाई, बोट का चाल वही होता है जो सिंपल, बोट का चाल वही होता है जो धारा ना धारा चल रहा हो, सिंपल नाव एकदम पानी एकदम अस्थिर हो, ना धारा उधर जा रही हो ना धारा इधर, उसी को चलते हैं नाव की चाल क्या है, ठीक है। करंट की चाल आप फार्मूला यहाँ से करंट का चाल इसको आप याद रखिएगा, C बराबर डाउन माइनस अप टू हो जाएगा, लेकिन यदि बोट का चाल बोल दे तो ये प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से बोट का चाल मेरे पास निकल जाएगा, अब दिशा में कितना 24 18, अब 2 कर देना है, तो कितना ये हो जाएगा 42/2, यानी 21 किलोमीटर पर आवर गति से ये इसका 21 किलोमीटर पर आवर गति इसका बोट का चाल है। समझ गए, यहाँ समझ गए, 21 किलोमीटर पर आवर इसका बोट का चाल है, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से डायरेक्ट पी क्यू दो शहर था, एक नदी के दोनों किनारे साइड था, धारा इस साइड जा रहा था, तो इस साइड जा रहा है तो जाने में कम ही समय लगेगा, उधर से आएगा तो जाने में आधा समय लगेंगे। करंट का चाल दिया गया था, तो करंट का चाल से हम डायरेक्ट यहाँ से इसका एक्स का वैल्यू निकाल लिए, तो एक्स का वैल्यू निकालने के बाद मेरा चाल यहाँ से निकल गया, चाल निकलने के बाद यहाँ से बोट का हम निकाल लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। तो समझाने के लिए हम थोड़ा आपको प्रोसेस बताया, बाकी बाद यदि प्रैक्टिस करते रहिएगा तो ये भी कम क्वेश्चन आ जाएगा। डायरेक्ट आप यहीं से शुरू कीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ आ गया, यहाँ से आप खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न आज का, निम्नलिखित आरेख वर्ष 2021 में इलेक्ट्रॉनिक सामान, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें से बेचे गए विभिन्न उत्पादों का प्रतिशत दर्शाता है। 2021 में दुकान में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या 16,800 है। तो आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए।
लीजिए। तो बेचे गई कुल संख्या 16,800 है। क्या परसेंटेज में कितना है? तो परसेंटेज टोटल जोड़िएगा तो 100% आएगा। तो 100% क्या मैं बोल सकता हूँ? 100% बराबर 16,800, क्योंकि ये कुल है और कुल बेचा गया 100% है। तो यहाँ से एक का वैल्यू मेरे पास 1% का वैल्यू निकल के आ गया 168। अब जितना परसेंट का वैल्यू हो जाएगा हम यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है? 2021 में दुकान से ओवन की तुलना में कितने अधिक पंखे बेचे गए हैं? तो सबसे पहले ओवन कितने बेचे गए हैं? ओवन के लिए क्या यहाँ पे है? ओवन ओवन ये है आपका। तो ओवन के लिए ये है ओवन 8% बेचा गया। ठीक है, ओवन 8%। ठीक है। पंखे कितने परसेंट बेचे गए हैं? पंखे, तो पंखे हम देख लेते हैं। फैन, तो फैन 28% बेचे गए। फैन 28% बेचे गए। तो बोला जा रहा है ये दोनों में कितने अधिक एक दूसरे से बेचे गए हैं। ठीक है। ओवन की तुलना में कितने अधिक पंखे बेचे गए हैं? तो अधिक कितने पंखे? 20% तो बेचे गए हैं अधिक। 8% या 20%, इसको माइनस करेंगे तो 20% तो आएगा। तो बस 20% का वैल्यू आपको निकालना था। तो 1% का वैल्यू 1680 हो गया। तो 20% का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? ठीक है। तो इसको 20% का वैल्यू निकाल लीजिए। ये निकल गया आपका 20% का वैल्यू निकला ना। ये आपका 20% का वैल्यू आ गया। ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है। ठीक है, 3360 रुपया ये निकल के आ गया। इससे ज़्यादा अधिक है बस। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट ऑप्शन। अब ये आप लोग डायरेक्ट नहीं कीजिएगा कि 1% हम निकाल लिए, फिर हम 8% का निकालेंगे, फिर हम 28% का निकालेंगे, तब दोनों में अंतर करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका समय जाने वाला है। ठीक है। तो ये सबको आप लोग ध्यान देके सॉल्व करना, क्योंकि ग्रुप डी है मेरे भाई। इसमें आपको सिर्फ मैथ लेके नहीं चलना, सिर्फ मैथ लेके नहीं चलना है। इसमें आपका रीजनिंग भी थोड़ा सा अच्छा लेवल का आता है, रीजनिंग भी आता है। साइंस में आपका न्यूमेरिकल देखने में मिलेगा फिजिक्स से, चाहे वो कोई चैप्टर से हो, मोशन स्पीड से हो, या आपका यूनिट से हो, या आपका बीमा से हो, या आपका फोर्स से हो। तो ये सबसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसीलिए मैथ को आप यदि सॉल्व इजी वे से यदि आप कर लेते हैं तो आपको साइंस में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब बाकी बात, कुछ पर्सन इसमें जीके, आपको जीके एंड करंट अफेयर्स 20 नंबर घुसाए गए हैं। ठीक है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं आज का 23वां नंबर प्रश्न। ठीक है। एक कॉस्मेटिक उत्पादन 75% छूट पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार 1874 रुपये लेता है तो उसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? ठीक है। कोई भी कहीं भी हम छूट देते हैं मेरे दोस्त, वो अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। कोई भी छूट आपसे मिलेगा वो अंकित मूल्य पे मिलेगा। यदि मान लिए मेरा अंकित मूल्य 100 रुपया है, यदि इसमें हम 75% छूट दे दिए तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका वैल्यू 25% के बराबर हो जाएगा? ठीक है। तो 75% छूट यदि दिया तो 75% छूट देने के बाद मूल्य क्या रह गया? ये 1875। यही तो दुकानदार लेगा 75% छूट देने के बाद, यानी कि 25% का वैल्यू तो आपके पास साफ निकल गया, 1874 रुपया। यही तो वैल्यू 25% है। 75% डिस्काउंट दे दिया, 25% तो वैल्यू बचा है। 25% का वैल्यू 1874 रुपया के बराबर, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद ये मूल्य तय हुआ है। तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य को क्या माने थे? 100%। बस 100% कर दीजिए। तो डायरेक्ट आपका 25 चौके 100 चला जाएगा। 4 से आप गुना कर दीजिए, 4 चौके 16, इकाई अंक पे 6 आएगा। उत्तर नंबर ऑप्शन ए। क्यों हम कैलकुलेशन करें? डायरेक्ट यहाँ से आप उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसका आप लोग गुना कर लीजिएगा। हालांकि इकाई अंक डिजिट पे 6 है, मात्र एक ही डिजिट पे 6 है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। इसको 74 96 आपका उत्तर चले आएगा। समझ गए? ठीक है। तो ये था आज का आपका 23 वीवीआई प्रश्न आप लोग को करवा दिए गए हैं। और दो प्रश्न जो है बहुत इजी वे था, प्लस माइनस का था, तो वो हम लेकर नहीं आए, क्योंकि हम जानते हैं आप लोग इंटेलिजेंट है। वो सब क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है। और बाकी बात करते हैं मेरे दोस्त मैथ्स के बारे में। तो आज आपका 22 अगस्त को, जो 22 अगस्त थर्ड शिफ्ट का जितने भी प्रश्न थे वो हमने करा दिए गए हैं। सेकंड शिफ्ट का भी हो गया है, फर्स्ट शिफ्ट का भी हो गया है। यदि आप लोग इस पीवाईक्यू को नहीं देखे हैं तो आप लोग बहुत चाहिए, चाहे आप एनटीपीसी का ही एग्जाम देने क्यों ना जा रहे हो, चाहे आप जीडी का ही एग्जाम दे, आपका क्यों ना डिफेंस स्टेट का ही एग्जाम, क्योंकि आप क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस सेम वही होता है। मैथ का कुछ बदलता नहीं है मेरे दोस्त, सिर्फ लैंग्वेज बदलता है। बाकी बात सबका कॉन्सेप्ट वही आपका लगता है। इसीलिए मैथ, आप यदि ये सोच रहे हैं कि ये ग्रुप डी के लिए मैथ है तो आप बिल्कुल गलत है। ठीक है। यदि आप इस मैथ को, क्योंकि आप जानते हैं ग्रुप डी का लेवल थोड़ा सा मैथ जो पूछा जाता है
मैथ जो पूछा जाता है ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसका थोड़ा सा लेवल रहता है मेरे दोस्त। इसीलिए आप लोग यदि इसका मैथ प्रश्न सॉल्व कर लिए, डिफेंस का तो यूं ही आप मुंह से उड़ा दीजिएगा, ये मेरा तय वादा है। क्योंकि हम भी दो तीन एक दो एग्जाम दिए हैं, एक दो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, जितना भी हो एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट मारिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, ठीक है। और जो भी दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना होगा। जाकर टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, ठीक है। वो टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, वहाँ डायरेक्ट आप क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे आपको एंट्री हो जाएगा। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड या ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का वजह यह है कि जो भी नोटिफिकेशन आपको पीडीएफ रूप में फुल्ली जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा। यदि आपको डिस्क्रिप्शन में जाके नहीं हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा, हालांकि डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, यदि वहाँ कोई दिक्कत हो रहा है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, मैथ्स मैजिक क्लासेस सर्च करिएगा, डायरेक्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज जो जितना भी प्रश्न करवाए हैं, तो यदि आप लोग को पसंद आ गया हो तो इसको लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। और दोस्तों के पास यदि अभी तक आप शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा, जिससे हो सके आपकी वजह से उसके तैयारी में थोड़ा कुछ और इम्प्रूव देखने को मिले, ठीक है। तो आप लोग डेली जानते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन हो रहा है, अभी फिलहाल के लिए ग्रुप डी का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। और जितने भी आगे जो टेस्ट आने वाले हैं, जितने भी पीवाईक्यू कराएंगे, जितने भी मोस्ट 5 ईयर्स में पूछे गए थे रेलवे में, जितने भी 5 ईयर्स में मैथ्स पूछे गए हैं, वो टोटल एक टोटल क्लास लेकर मैं आप लोग के सामने आऊँगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वो जो ये जो होगा आपका पीवाईक्यू दूसरा सेट जो आपका आएगा, ये प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, इजी टू हाई क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैथ मैजिक क्लासेस को, ठीक है। और बेल आइकन ऑल पे बटन पे क्लिक करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इससे होगा ये कि आपका जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, धन्यवाद। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।